नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, जैन इंटर कॉलेज करहल, जनपद मैनपुरी। आप सबके बीच कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 परमाणु संरचना के अध्ययन हेतु व्याख्यान 2 के साथ प्रस्तुत हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने परमाणु के मूल कणों की खोज और उनके लक्षण तथा थॉमसन के परमाणु मॉडल का विस्तृत अध्ययन किया था। आज के व्याख्यान 2 में परमाणु संरचना के जिन शिक्षण बिंदुओं का हमें अध्ययन करना है, सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं। व्याख्यान 2 में हम परमाणु संरचना के अंतर्गत रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसके आधार पर परमाणु में नाभिक की खोज की गई, का अध्ययन करेंगे। साथ ही हम अध्ययन करेंगे रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल का, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या का, तत्वों का निरूपण कैसे किया जाता है और समस्थानिक एवं संभावित क्या होते हैं। इन शिक्षण बिंदुओं का हम आज के इस व्याख्यान 2 में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को समझने के लिए सन 1911 में स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी का प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर जिन अल्फा कणों का प्रयोग किया, उन अल्फा कणों के संदर्भ में हम पिछले व्याख्यान में सीख चुके हैं कि अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। अर्थात अल्फा कण की रचना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर होती है। अल्फा कण जब हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं तो उन्हें He2+ से प्रदर्शित किया जा सकता है। जब ये अल्फा कण स्वर्ण धातु की पतली पन्नी से टकराई तो इसका अर्थ हुआ कि स्वर्ण धातु की पतली पन्नी छोटे छोटे कणों अर्थात परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, तो ये परमाणुओं से टकराई। उन परमाणुओं से टकराने के पश्चात क्या निष्कर्ष निकाले गए और क्या उनका प्रदर्शन हुआ, उसे इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने एक प्रतिदीप्तशील पर्दा लगाया, जिसे यहां काले कलर से दिखाया गया है। इसके पहले एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी रख दी गई, जिस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई गई और स्वर्ण धातु की पतली पन्नी में उपस्थित किसी एक परमाणु पर उसका अध्ययन किया गया, जिसमें उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी अर्थात परमाणु को पार करके आर पार चले गए और उन्होंने इस प्रतिदीप्तशील पर्दे पर यहां चमक उत्पन्न की। जैसे ये जो ब्लू कलर के अल्फा कण यहां पर दिखाए गए हैं, उनको आप देखिए कि ये वाले जो अल्फा कण हैं ये सीधे आर पार चले गए और ये वाले भी अल्फा कण सीधे आर पार चले गए, जिन्होंने यहां पर्दे पर चमक उत्पन्न की, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। क्यों? क्योंकि ये परमाणु को पार करके निकल गए, तो ये पता लगा कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, खोखला है। कुछ अल्फा कण जो परमाणु के केंद्र के पास से गुजरे, वे अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए और परमाणु के केंद्र से दूर की ओर प्रतिकर्षित हो गए। हम जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और अल्फा कण धनावेशित होते हैं। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, ये हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं जिन पर 2 इकाई धनावेश पाया जाता है, उन्हें He2+ से प्रदर्शित करते हैं। अतः यह अनुमान लगाया गया कि जो अल्फा कण परमाणु के केंद्र से प्रतिकर्षित हुए, वे इसलिए प्रतिकर्षित हुए कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग है। परमाणु के केंद्र में एक अतिसूक्ष्म धनावेशित भाग है, क्योंकि कुछ अल्फा कण परमाणु के केंद्र से दूर की ओर प्रतिकर्षित हो गए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो परमाणु के केंद्र से सीधे टकराए और अपने मार्ग पर ही वापस लौट आए। इससे पता चला कि परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित भाग है वह सघन एवं दृढ़ है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड ने इस प्रयोग के आधार पर 3 निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, खोखला है, परमाणु के केंद्र में एक अतिसूक्ष्म धनावेशित भाग स्थित है, परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित भाग सघन एवं दृढ़ है। तो ये वाला भाग जो धनावेशित है, इसकी खोज हुई। तो इस प्रकार परमाणु के केंद्र में स्थित अतिसूक्ष्म भाग, जिसमें परमाणु का कुल धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है, नाभिक कहलाता है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की सहायता से नाभिक की खोज की। किसकी खोज की? नाभिक की खोज की।
तो हम नाभिक को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि परमाणु के केंद्र में स्थित अतिसूक्ष्म धनावेशित भाग जिसमें परमाणु का कुल धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है, नाभिक कहलाता है। इस नाभिक की खोज के प्रयोग के बाद, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बाद रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। अब देखेंगे हम परमाणु के नाभिकीय मॉडल को। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अतिसूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, अर्थात उसके ऊपर कोई प्लस या माइनस किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, वह आवेश रहित है। नंबर 2, परमाणु का केंद्रीय भाग जो अतिसूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है और उस स्थान में परमाणु का कुल धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान निहित होता है, नाभिक कहलाता है। जैसा कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त हुआ था जिसमें नाभिक की खोज हुई थी, उसमें हमें पता चला था कि परमाणु के केंद्र में स्थित वह धनावेशित भाग जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग कुल द्रव्यमान संचित रहता है, इकट्ठा रहता है, निहित रहता है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। तो नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है और यह परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान को घेरे होता है। तीसरा यह है कि परमाणु इस प्रकार हमें समझ में आता है कि परमाणु दो भागों से निर्मित है। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इस प्रकार समझ में आता है कि परमाणु दो भागों से निर्मित है। एक तो परमाणु का वह केंद्रीय भाग जिसमें समस्त धनावेश और लगभग कुल द्रव्यमान निहित है, जिसे नाभिक कहते हैं, यानी फर्स्ट तो धनावेशित नाभिक, और सेकंड नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र। यदि हम परमाणु को इस प्रकार, परमाणु के केंद्र में इस प्रकार धनावेश को मान लें, ये अति सूक्ष्म भाग है, तो परमाणु इस प्रकार गोलाकार है, तो परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक और दूसरा नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगला पॉइंट आता है नाभिक की त्रिज्या। इस नाभिक की त्रिज्या जो धनावेशित है 10⁻12 सेंटीमीटर की कोटि की होती है तथा पूरे परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इसका मतलब परमाणु की तुलना में परमाणु का नाभिक बहुत छोटा होता है। अगला पॉइंट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर, यानी नाभिक से थोड़ी दूरी पर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। कक्षाओं का स्पेसिफिकेशन यहां नहीं है। क्या कहा गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित धनावेशित इकाइयों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात परमाणु में नाभिक के चारों ओर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नाभिक के भीतर पाए जाने वाले धनावेशित यूनिट्स की संख्या के बराबर होंगे, जिससे परमाणु विद्युत उदासीन हो जाता है। किसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में पाए जाने वाले धनावेशित यूनिटों की संख्या के बराबर होती है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अगला पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रॉन, जब मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, तो अब यह इलेक्ट्रॉन जब इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इस नाभिक पर के भीतर होता है धनावेश और इस इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। अतः नाभिक इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल आरोपित करता है। क्या करता है? इस प्रकार से नीचे की ओर, नाभिक की ओर एक आकर्षण बल कार्य करता है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि इस आकर्षण बल को इलेक्ट्रॉनों के रोटेशन से उत्पन्न, इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्र बल संतुलित कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यह बातें रदरफोर्ड ने बताई। परमाणु के इस मॉडल की तुलना, अर्थात रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की तुलना सौर मंडल से की जाती है। रदरफोर्ड ने बताया जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसे सौर मॉडल भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल की कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं। आइए देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल के दोष। तो आइए अब देखते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां अर्थात दोष। रदरफोर्ड ने परमाणु का जो मॉडल प्रस्तुत किया, उस परमाणु के नाभिकीय मॉडल में कुछ दोष पाए। नंबर 1, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु निकाय के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया
कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में तीव्रगामी गति करते हैं, किंतु क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार एक गतिशील विद्युत आवेशित कण निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करता रहता है, जिससे उसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, अर्थात उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। जब उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा तो उसके चक्कर लगाने वाली कक्षा की त्रिज्या छोटी होती जाएगी और अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जबकि परमाणु अविनाशी है, परमाणु कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः रदरफोर्ड का यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। कैसे? आप देखिए, आवेशित नाभिक है और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहता है कि चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा। तो जब वो ऊर्जा का ह्रास करेगा तो उसकी कक्षा इस प्रकार छोटी होती जाएगी और अंततः वह नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जबकि यह परमाणु के संदर्भ में कतई संभव नहीं है। इस प्रकार रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरा पॉइंट क्या है कि रेखीय स्पेक्ट्रम से संबंधित पॉइंट है। यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं नहीं होनी चाहिए। परंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है। परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती हैं। अतः रदरफोर्ड का यह मॉडल परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तीसरा पॉइंट है, इस मॉडल से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहां और किन कक्षाओं में स्थित होते हैं, अर्थात इसमें कक्षाओं को स्पेसिफाई नहीं किया गया। यह नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा के हैं और किस ऊर्जा की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, रहते हैं, स्थित होते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड परमाणु मॉडल असफल रहा। अब आगे के व्याख्यानों में हम बोर का परमाणु मॉडल और आधुनिक परमाणु मॉडलों का अध्ययन करेंगे। अभी हमने अध्ययन किया रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और उसके दोष। आइए अब अध्ययन करते हैं परमाणु क्रमांक का, कि तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित धनावेशित इकाइयों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितनी धनावेशित यूनिट होती हैं, वही संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी एटॉमिक नंबर किस प्रकार तय होता है कि तत्व के परमाणु नाभिक में कितने धनावेशित यूनिट हैं, और धनावेशित यूनिटों को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। कारण मान लो ये परमाणु है और ये उसके सेंटर में नाभिक है, तो इस नाभिक में जितने धनावेशित यूनिट होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। जैसे हमने यहां 2 धन की यूनिट दर्शाए हैं, तो इसका मतलब इस तत्व का परमाणु क्रमांक 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन हैं, 2 धनावेशित यूनिट्स हैं। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, तो Z बराबर हो गया P, और प्रोटॉनों की संख्या हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसलिए परमाणु के केंद्र में जितने धनावेशित इकाई होती हैं, उतने ही नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं होती हैं। अगर 2 धनावेशित इकाई परमाणु के नाभिक में है, 2 प्रोटॉन नाभिक में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के बाहर उपस्थित होंगे, कक्षाओं में उपस्थित होंगे। तो Z बराबर P और P बराबर E। तो एक फॉर्मूला बन जाता है Z इक्वल टू P इक्वल टू E। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या का मतलब है किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से प्रकट कर सकते हैं, तो A इक्वल टू हो जाता है P प्लस N। A इक्वल टू P प्लस N। यहां P जो है वो Z के बराबर होती है, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि A इक्वल टू Z प्लस N, क्योंकि प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक आपस में बराबर होते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को, सूत्र को ध्यान रखेंगे, A बराबर P प्लस N और A बराबर Z प्लस N। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक तत्व को प्रकट करने के महत्वपूर्ण संख्याएं होती हैं, हम इन्हें अवश्य याद रखेंगे। इन्हीं के आधार पर तत्व का संपूर्ण निरूपण किया जा सकता है, तत्व को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जिनके आधार पर
अगर हमें तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या ज्ञात है तो हम इन दोनों के आधार पर इन सूत्रों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं कि तत्व में, परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। देखिए तत्व का निरूपण कैसे किया जाता है द्रव्यमान संख्याएं और परमाणु क्रमांक के आधार पर। अगर तत्व का संकेत x है तो उसके नीचे बाईं ओर z द्वारा उस तत्व का परमाणु क्रमांक प्रकट किया जाता है और ऊपर की तरफ a लिखकर, इस प्रकार आप देखें कि a लिखकर के द्रव्यमान संख्या को प्रकट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम सोडियम का संकेत बनाएं तो Na और उसके परमाणु क्रमांक को उसके साथ बाईं ओर नीचे लिखकर और द्रव्यमान संख्या को ठीक ऊपर वहीं 23 लिख करके प्रकट किया जा सकता है। ऐसे हम पढ़ते ऐसे हैं कि 11 Na23। इसी प्रकार यदि हम क्लोरीन को देखें 17 Cl35, इस प्रकार हम तत्वों को निरूपित कर सकते हैं। ये सोडियम और ये क्लोरीन, ये कौन है? सोडियम और ये है क्लोरीन। तो इस प्रकार हम परमाणुओं को प्रकट कर सकते हैं। बस परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पर आधारित कुछ अंकित प्रश्न होते हैं, उनमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याएं पूछी जाती हैं। कैसे उन्हें हल करते हैं देखिए, एक अंकित प्रश्न उदाहरण के रूप में हम हल करके देखते हैं कि 11 Na23 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस 11 Na23 में हमें दो चीजें मिल रही हैं कि Z इक्वल टू 11, जो हमने अभी पीछे सीखा कि नीचे जो संख्या लिखी होती है उसे हम परमाणु क्रमांक और ऊपर बाईं ओर जो संख्या लिखी होती है उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक को Z से प्रकट करते हैं, इसलिए Z इक्वल टू हुआ 11 और A द्रव्यमान संख्या A से प्रकट की जाती है, इसलिए A हुआ 23। हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी Z इक्वल टू P इक्वल टू E। जब Z इक्वल टू 11 है तो हम सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, कि प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने और पढ़ा कि A इक्वल टू P प्लस N, यानी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो N बराबर हो जाएगा A माइनस P। तो N बराबर होगा A की वैल्यू 23 और P की वैल्यू 11 रखने पर N की वैल्यू आती है 12। इस प्रकार प्रोटॉनों की संख्या 11 आई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 आई है और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 आई है। तो इस अंक प्रश्न के ये हमारे आंसर आते हैं कि इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 12। तो 11 Na23 अर्थात सोडियम के परमाणु में प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11 और न्यूट्रॉन 12 होते हैं। अर्थात हम उनके परमाणु क्रमांक और तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर उसके परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और नाभिक के बाहर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे समस्थानिक एवं समभारिक। आइए अध्ययन करते हैं अब समस्थानिक का। आइसोटोप्स, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो इस पर विभिन्न बातों को देख सकते हैं। पहली क्या कि ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं और इन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न। इन तीन बातों को हम इन उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं कि समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे पहला हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं तो तीनों परमाणु हाइड्रोजन के ही होंगे, अतः तीनों में सिंबल H रहेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अतः 1H1 ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखी हुई है, जैसा कि हम पीछे सीख चुके हैं। तो 1H1 जिसे हम प्रोटियम कहते हैं, यह हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक। दूसरा क्या है? 1H2। तीसरा क्या है? ट्राइटियम 1H3। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं जिन्हें क्रमशः 1H1, 1H2 और 1H3 के द्वारा प्रदर्शित
किया जाता है। यहां तीनों का परमाणु क्रमांक समान है और इनमें क्रमशः द्रव्यमान संख्याएं 1, 2 और 3 है, अर्थात इनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों के उदाहरण से हमने क्या जाना कि समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। और उदाहरणों से भी इनको समझेंगे। यहां और भी स्पष्ट कर लेते हैं कि जब परमाणु क्रमांक यानी Z समान है तो प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। इनमें प्रोटॉन यानी P भी समान होते हैं, प्रोटॉन समान होगी। जब प्रोटॉनों की संख्या समान होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी। तो 5 बातें निकल के आ गई कि समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, प्रोटॉन समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, इसलिए इनका विन्यास भी समान होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इनका समान होता है, जिस कारण से इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। तो हमने समस्थानिकों के बारे में सीखा कि ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, इनमें प्रोटॉनों की संख्याएं और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं और इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, जिससे इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि इसमें अगर आप न्यूट्रॉन देखेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन आएगा 0 प्रोटियम में, क्योंकि 1 में से बन जाएगा 0। इसी प्रकार ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी 1 और इसी प्रकार ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी 2। क्या आएगी? 2। क्यों? 3 में से बन जाएगा 2 बचेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक को घटा के ज्ञात की जाती है। अब आता है ऑक्सीजन के समस्थानिक। ऑक्सीजन के समस्थानिक में आप देखें ऑक्सीजन 16, 8O16 को हम ऑक्सीजन 16 कहते हैं। इसमें 8, 8, 8 तीनों ऑक्सीजन है के परमाणु लिए गए हैं। तीनों ऑक्सीजन के वे परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान हैं, किंतु द्रव्यमान संख्या क्रम से 16, 17, 18 है, इसलिए इसको ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। इसी प्रकार क्लोरीन के समस्थानिक आप देख सकते हैं कि 17Cl35, जिनमें Cl का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है। और दूसरा क्लोरीन का परमाणु ऐसा भी पाया जाता है जिसका परमाणु क्रमांक 17 किंतु द्रव्यमान संख्या 37 होती है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो ये पांचों बातें यहां भी लागू होंगी कि इनके परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न, एक ही तत्व के होते हैं, यहां भी क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, और इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 जो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं उनमें परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं क्रम से 12, 13, 14 अर्थात भिन्न भिन्न होती हैं। यदि हम इनमें इसके लिए न्यूट्रॉन निकालें तो 12 में से 6 कम करेंगे 6, और यहां पर न्यूट्रॉन आएगा 7 और यहां पर न्यूट्रॉन आएंगे 8। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समस्थानिकों में भिन्न भिन्न होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं समान होती हैं। अब हम देखेंगे इसी प्रकार संभारिक। संभारिक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान, अब द्रव्यमान संख्याएं समान है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। यानी समान द्रव्यमान संख्या वाले ऐसे परमाणु जो भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं और उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण 18 आर्गन 40 जिसे आर्गन कहते हैं, 19 पोटेशियम 40, 19 K40 जिसको पोटेशियम, 20 Ca40 जिसको कैल्शियम कहते हैं। तो आप यहां देखिए कि ये तीनों भिन्न भिन्न तत्वों के हैं, क्रम से आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अतः इनके परमाणु क्रमांक निश्चित रूप से भिन्न भिन्न होंगे, 18, 19 और 20। यानी इसका परमाणु क्रमांक Z 18 है, इसका परमाणु क्रमांक 19 है और इसका परमाणु क्रमांक 20 है, किंतु तीनों की ही द्रव्यमान संख्या 40 है। यानी ऐसे परमाणु ढूंढे गए जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान है लेकिन वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, समभारिक कहलाते हैं। तो ये की भी 40। इसका मतलब Z तीनों का डिफरेंट है। तो यहां पर क्या बातें निकल के आई, देखिए कि द्रव्यमान संख्या यानी A समान है, जो यहां आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न थी। दूसरा उसी क्रम में लिख देते हैं, तो ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं। कैसे हैं? भिन्न भिन्न
तत्वों के परमाणु हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तीसरी बात, द्रव्यमान संख्याएं समान है। परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न है, इसलिए प्रोटॉन भिन्न भिन्न है, P इनका डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रॉन इनमें भिन्न भिन्न होंगे, जैसे यहां प्रोटॉन होंगे 18, इलेक्ट्रॉन भी 18, यहां प्रोटॉन होंगे 19, इलेक्ट्रॉन भी 19, यहां प्रोटॉन होंगे 20, इलेक्ट्रॉन भी 20। अब यहां पर अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 18 को 40 में से कम करेंगे तो 22, यहां न्यूट्रॉन 21 आएंगे और यहां न्यूट्रॉन 20 आएंगे, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण आवर्त सारणी में संभारकों का स्थान भी भिन्न भिन्न होता है, और परमाणु क्रमांक समान होने के कारण समस्थानिकों का आवर्त सारणी में एक ही स्थान होता है। इस प्रकार हम इन बिंदुओं की सहायता से जो रेड कलर में लिखे गए हैं निकाल करके हम समस्थानिक और संभारिक में अंतर भी कर सकते हैं कि समस्थानिक और संभारिक में यह अंतर है। आज के इस व्याख्यान में हमने रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक एवं संभारिकों का विस्तृत अध्ययन किया। आशा है आपके यह सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हीं टॉपिक से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दे रहा हूं, जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका पे गृह कार्य के रूप में करेंगे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों के परमाणु नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याएं ज्ञात करें। जैसे ऑक्सीजन का 8O16, 13 एल्यूमिनियम, 27, 15 फास्फोरस यानी P को फास्फोरस कहते हैं, 15P, 31, 31 और 92 यूरेनियम 238। इनके आधार पर आप परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं ज्ञात करेंगे। तथा दूसरा प्रश्न है समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर कीजिए। जैसा कि समस्थानिक और संभारिक में हमने अध्ययन किया, उसके अध्ययन के आधार पर आप समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर करेंगे। आप सभी लोग दीक्षा ऐप डाउनलोड कर चुके होंगे। दीक्षा ऐप की सहायता से आप अपने स्वलिखित नोट्स बनाइए और इस वीडियो को बार बार देखिए तथा आप इस व्याख्यान में अभ्यस्त हों। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।